संभल में जिस तरह से घटना घटी है, संभल में जिस तरह से सरकार की क्रूरता का उसका चेहरा, घिनौना चेहरा सामने आया है, आप सबके सामने है। देश में धार्मिक स्थलों से संबंधित 1991 का कानून बना हुआ है और उस कानून में बाकायदा है कि 1947 से पहले की जो स्थिति है वही स्थिति रहेगी। किसी भी धार्मिक स्थल को छुआ नहीं जाएगा, उसके विषय में कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और उसका सेक्शन 4 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जैसी स्थिति है वैसी बनी रहेगी और भविष्य में भी नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, સૌપ્રથમ તો આપણે વાત કરીશું કે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ ડોક્ટર ભાનુ પ્રતાપ સિંહ આટલા બધા ગુસ્સે કેમ થયા, સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે અને કઈ વાતને લઈને હું તમને જે બતાવવાનો છું એ ઘટના તમે જોઈને ચોંકી ઉઠશો। અને આ ઘટનાને લઈને સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલે જે ખુલાસાઓ કર્યા છે 1947 થી લઈને અત્યાર સુધીના જે ખુલાસાઓ કર્યા છે સાંભળીને તમારા પગ નીચેથી કદાચ જમીન ખસકી જવાની છે। કોઈ પણ ધર્મ હોય એના પવિત્ર સ્થળોને તમે આવી રીતે હટાવી ન શકો। આ ખુલાસાઓ સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલે કર્યા છે। એટલે દોસ્તો હું તમને વિનંતી કરું છું કે થોડો સમય કાઢી અને તમે સાંભળી લેજો, જેથી કરીને તમારી આંખ ઉપર કદાચ જો અંધભક્તિની પટ્ટી લાગેલી હોય ને તો એ ચોક્કસથી નીકળી જવાની છે। જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટી અત્યારે શાસન ચલાવી રહી છે, એ શાસનની અંદર ઘણા બધા ધર્મના લોકોની આસ્થાને ઠેસ પહોંચે છે, પરંતુ શા માટે આવું કરી રહી છે? ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલે જે ખુલાસા કર્યા, સૌપ્રથમ દોસ્તો આપણે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલને સાંભળીએ જે રીતે એમણે વાત કરી છે। संभल में जिस तरह से घटना घटी है, संभल में जिस तरह से सरकार की क्रूरता का उसका चेहरा, घिनौना चेहरा सामने आया है, आप सबके सामने है। देश में धार्मिक स्थलों से संबंधित 1991 का कानून बना हुआ है और उस कानून में बाकायदा है कि 1947 से पहले की जो स्थिति है वही स्थिति रहेगी। किसी भी धार्मिक स्थल को छुआ नहीं जाएगा, उसके विषय में कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और उसका सेक्शन 4 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जैसी स्थिति है वैसी बनी रहेगी और भविष्य में भी नहीं होगा। लेकिन इस देश की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो कह के गया, अभी बता के गया चंद्रचूड़, कि भैया हम सारे मिले हुए हैं, उसी ने ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर उसी कानून को जिसमें उसको कोई अधिकार नहीं दिया गया, एक तरह से डाइल्यूट करने का काम दिया। हम क्या कर रहे हैं साथियों, वकील क्या कर रहे हैं? अगर हम लोग संघर्ष करते, हम लोग आवाज उठाते, तो क्या जो आज हो रहा है संभल में वो हो पाता? 5 लोगों की जान चलेगी, 5 नौजवान बच्चे मुस्लिम समाज के मार दिए, पुलिस कह रही गोली नहीं चलाई, तो वो रिवॉल्वर लेके, पिस्टल लेके गोली कौन चला रहा? कौन चला रहा? वो जो चला रहा, वो पुलिस वाला यूं करके जो AK-47 लेके गोली चला रहा सीधे से, वो कौन चला रहा है? ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। ये संविधान दिवस मनाने का मतलब मैं ये नहीं मानता कि मैं आपको ये बताऊं कि संविधान में क्या लिखा हुआ है, किसने क्या कहा, उसने क्या कहा, पार्लियामेंट में जो बहस हुई, संविधान सभा में बहस हुई, क्या हुई, कितने पेज की है, कितनी किताबें, मैं इसका कोई मतलब नहीं समझता। ये सब आपने पढ़ी है, नहीं है तो पैसे से खरीद के लेके आओ, सारी डिबेट जो है आप पढ़ लो, संविधान को पढ़ लो, मैं इतना ही मानता हूं। पर जो बताना है, जो आपसे मैं मानता हूं कि आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी है, उसे मैं ये बताना चाह रहा हूं। साथियों, हरियाणा के चुनाव हुए, उससे पहले देश में लोकसभा के चुनाव हुए और अभी महाराष्ट्र के चुनाव। क्या आप सोच सकते हैं कि 5 महीने पहले जिस बीजेपी को बिल्कुल उस महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया कि तेरी कोई औकात नहीं है, उसको एक तरह से बिल्कुल बेकार कर दिया, वही बीजेपी, वही NDA 5 महीने बाद इतनी जबरदस्त तरीके से जीत के आ रहा है। हमारे दिमाग में कहीं कुछ हलचल नहीं होती है क्या? हमारे दिमाग में कभी कोई इस बात को लेकर सवाल नहीं आता है, ये सब क्यों हो रहा है भाई? तो ये आज महाराष्ट्र में हुआ है, उससे पहले हरियाणा में हुआ और उससे पहले लोकसभा में हुआ, तो आने वाले समय में क्या ये हमारे साथ में नहीं होगा? जनवरी फरवरी में दिल्ली में चुनाव है, तुम सारे के सारे दिल्ली में रहने वाले हो, क्या यहां नहीं होगा? ये जो बेईमानी करके और अपने चुनाव आयोग को, राजीव कुमार को बनाकर और जिस तरह से वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, संविधान को कुचल रहे हैं, कल दिल्ली का इलेक्शन ऐसे नहीं जीत लिया जाएगा, तब क्या करोगे तुम? तब तुम्हारी वोट नहीं लूटी जाएगी?
लूटी जाएगी। जानते हो तुम, फिर भी बोलते नहीं। क्यों नहीं बोलते भाई? कब बोलोगे? क्या जिम्मेदारी नहीं है? मैं मानता हूं ये जो काला कोट मैंने पहना है और आपने पहना है, क्योंकि हम संविधान को जानते हैं, हम लड़ सकते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी पहले है। पर कितने लोग लड़ रहे हैं? दिल्ली में 60,000 से ज्यादा वकील हैं, 60,000 से ज्यादा है। इसमें से आधे बीजेपी के होंगे, मान लो, मैं जानता हूं कि आधे नहीं है, पर फिर भी मैं मान लेता हूं कि आधे बीजेपी के होंगे। और भी निकाल लो, और भी 10-20 हजार होंगे। 10,000 वकील तो ऐसे होंगे कि जो बीजेपी से नहीं और जो चाहते होंगे कि संविधान के हिसाब से काम चले, कानून के हिसाब से काम चले, होंगे नहीं होंगे। लेकिन 10,000 में से कितने लोग सड़क पर आते हैं? जब संविधान की हत्या की जाती है, जब संविधान को पैरों तले कुचला जाता है, और वो व्यक्ति जो कह रहा है कि हम साल भर देश में संविधान दिवस मनाएंगे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान, और 75 साल हो गए, पूरे साल मनाएंगे, वही आदमी बड़ी बेशर्मी से इस देश के संविधान को कुचल रहा है। हम सब चुप बैठे हैं, और आप चुप बैठोगे तो साथियों, आप अपनी बर्बादी, अपने जो बच्चे हैं उनकी बर्बादी के जिम्मेदार आप ही होगी, कोई दूसरा नहीं होगा। मैं बता रहा हूं आपको इस बात के लिए। तो संविधान दिवस जब आज हम मना रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है, और हमें यह सोच के जाना चाहिए, मान के जाना चाहिए कि हम वकील होते हुए अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, और आने वाले समय में सरकार कोई भी हो, कितना ही बड़ा तानाशाह हो, कितना भी बड़ा गुंडा बैठा हो, उससे डरेंगे नहीं और उसका मुकाबला करेंगे, और देश के संविधान को कुचलने नहीं देंगे, खत्म नहीं होने देंगे। तब तो इसका कोई मतलब है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। साथियों, हमारी आंखों के सामने अभी मैं आपको 2-4 आंकड़े बता रहा हूं, आपको इससे पता लग जाएगी किस कदर बेईमानी हो रही है, किस कदर बेईमानी की जा रही है, और बड़ी बेशर्मी और धड़ल्ले से की जा रही है। यहां आके संविधान को कुचला, हम सब चुप बैठे हैं यार, सारे के सारे चुप बैठे हैं। 20 तारीख को महाराष्ट्र में जिस दिन चुनाव हुआ, उस चुनाव के बाद में इलेक्शन कमीशन ने जो डाटा दिया, उसने कहा 58.22% वोट पड़ा है। 58.22%, ये 5 बजे का आंकड़ा है, 20 तारीख का। और वही चुनाव आयोग रात को 11:30 बजे आंकड़े जारी करता है, वो कहता है कि 65.83% वोट पड़ा है। 65.83%, 6% वोट बढ़ गया। और वही 21 तारीख को आंकड़े जारी करता है इलेक्शन कमीशन, नहीं, वहां का जो मुख्यमंत्री के अंडर में जो सूचना विभाग है, वो वहां पे आंकड़े जारी करता है, जिसका कोई मतलब नहीं है। वो कहता है कि 1.03% वोट और बढ़ गया, यानी कुल मिला के 7.83% वोट बढ़ा दिया। और जब वोटों में कंक्लूड करते हैं इसको, तो आता है 75,97,000 वोट, यानी लगभग 76 लाख वोटें महाराष्ट्र में बढ़ाई गई, जिसकी वजह से 101 सीट जीते बीजेपी, और एनडीए जो है 101 सीट ज्यादा जीतकर आए हैं। आपको नहीं लगता? कांग्रेस पार्टी के गुरदीप सप्पल हैं, गुरदीप सप्पल ने एक बड़ा मजेदार आंकड़ा दिया। गुरदीप सप्पल कहते हैं कि नांदेड़ जहां पे उपचुनाव हो रहा है, उस उपचुनाव में जो लोकसभा है, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी जीती है, उसको 5,86,000 वोटें मिली हैं। और उसी लोकसभा में जो 6 विधानसभाएं आती है, उन 6 की 6 विधानसभाओं में बीजेपी और एनडीए जीता है। बड़ी अजीब सी बात है, इस देश का वोटर इतना समझदार, इतना चालाक हो गया कि जिस समय एक ही समय जब वोट डाला है, विधानसभा में दे रहा है तो बीजेपी और एनडीए को दे रहा, और लोकसभा में दे रहा तो कांग्रेस को दे रहा। आ रही को समझ में बात? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई चालाक, ऐसा कोई शातिर व्यक्ति होगा जो इस तरह के वोटिंग पैटर्न पे ध्यान देता होगा। नहीं हुआ। तो लोकसभा जीत रही है नांदेड़ में कांग्रेस, और विधानसभा जीत रहे हैं बीजेपी और एनडीए। और यही 2024 के चुनाव में तिरुपति में हुआ, वहां पे भी यही हुआ। जो लोकसभा जीती, जो वहां का मुख्यमंत्री था, वो उतने लोकसभा सीट जीती, और बाकी जो सीटें गई हैं, एक बीजेपी को गई, एक वहां का जो एक हीरो है उसके जो भाई है उसकी पार्टी उसको गई, और बाकी 5 तेलुगु उसको गई, जो चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री 5 उसको गई, लोकसभा जो है वो उसको गई। ये हालत हो रही है। क्या हम ये जानना नहीं चाहते साथियों? क्या हम सब ये सारी चीजें देखते नहीं है? क्या हमें न्यूज हम सुनने के, जानकारी लेने के अधिकारी नहीं है? ये हमारी जरा भी इच्छा नहीं होती साथियों? मेरा आपसे यही कहना है साथियों, देश बहुत गंभीर स्थिति से गुजर रहा है, और मैं इस मंच से खुलेआम कहता हूं, इस देश में
जो लोग हैं, संगठन है, उनका एक माफिया बन गया है, ग्रुप बन गया है, एक सिंडिकेट बन गया है। इस सिंडिकेट में कौन कौन शामिल है? इस सिंडिकेट में शामिल है भारत सरकार यानी मोदी सरकार, मोदी बीजेपी शामिल है इसमें। इसके साथ में शामिल है इस देश की अदालत, नीचे से लेकर ऊपर तक अदालत। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी जजेस शामिल हैं, लेकिन अदालत मैक्सिमम लोग शामिल हैं, इस सिंडिकेट में शामिल हैं। और इसी के साथ इसमें शामिल है मीडिया, जो मीडिया आज की तारीख में पूरा खरीद लिया पूंजीपति ने, और शामिल है इसमें पूंजीपति, और इसके साथ साथ इस पूंजीपतियों के साथ साथ इसमें शामिल है आरएसएस, और इसके साथ में आरएसएस और मनुवादी मानसिकता के लोग, वो लोग इसमें शामिल हैं। मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, मैं किसी उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं आरएसएस और मनुवादी मानसिकता के लोग, ये लोग शामिल हैं। इनका एक सिंडिकेट है, हर जगह इनका आदमी बैठा है और हर जगह जो चाहते हैं वो हो रहा है। और सत्ता की हवस इनको इस तरह से है कि इस देश के इतने अच्छे संविधान को, इतने बढ़िया संविधान को पैरों तले कुचल रहे हैं। और इस देश की अधिकतर आबादी, इस देश में लगभग 100 से 110 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें ढंग से जीवन जीने का हक भी नहीं मिल पा रहा। તો તમારું શું કહેવું છે આ વિડીયો બાબતે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો। પણ એટલું હું ચોક્કસથી કહીશ કે કોઈ પણ ધર્મના ધાર્મિક સ્થળો ઉપર મન ફાવે ત્યારે બુલડોઝર ફેરવી દેવા એ પણ એક આસ્થાનું પ્રતીક જે છે, એમની પર બુલડોઝર ફેરવવું એ કેટલું યોગ્ય કહેવાય। તમારું શું કહેવું છે મેં કીધું એમ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં દોસ્તો જરૂરથી જણાવજો।